साक्षी यस सर, आ गया। चलिए ठीक है बेटा, आज का हमारा जो टॉपिक है दैट इज वेरी मच इंटरेस्टिंग, बहुत ही ज्यादा यूजफुल भी है। तो कोऑपरेटिव सोसाइटी, आप देख सकते हो हेडिंग कोऑपरेटिव सोसाइटीज है हमारा आज का टॉपिक। कोई बच्चा मुझे बताएगा कोऑपरेटिव सोसाइटी से क्या आपने कभी ध्यान दिया हो या किसी बच्चे को पता हो, आपका इससे कहीं ना कहीं लिंक होता है और आप इस कोऑपरेटिव सोसाइटी का रोज इस्तेमाल करते हो। तो कोई बच्चा मुझे बताएगा कोऑपरेटिव सोसाइटी क्या होती है। टॉपिक स्टार्ट करने से पहले मैं जानना चाहूंगा कोई बच्चा ईगरनेस हो और किसी ने पहले पढ़ रखा हो। नहीं, तो यही हमारी क्लास की महानता है। सर हाँ, कौन है? सर सर रोल नंबर 17। चलिए बताइए, 17 से ही शुरू करते हैं, बोलो। सर कोऑपरेटिव सोसाइटी वो होती है जहाँ पे हम सारे लोग मतलब साथ में काम करते हैं कॉमन पर्पस के लिए। चलो वेरी गुड। और कोई बच्चा अपनी राय रख रहा था कोई और? सर जो सोशल वेलफेयर के लिए भी काम करते हैं। चलो ये भी पॉइंट टेकन, ये सोसाइटी के लिए काम करती है, मतलब सोशल सोसाइटी के वेलफेयर के लिए काम करती है कोऑपरेटिव सोसाइटी। और कोई? चलिए तो देखते हैं कोऑपरेटिव सोसाइटी है क्या। ये देखिए जरा यहाँ पे कह रहा है कि ये एक जो है कोऑपरेटिव सोसाइटी इज अ वॉलंटरी एसोसिएशन ऑफ पर्संस कंस्टिट्यूटेड फॉर द पर्पस ऑफ प्रोटेक्टिंग देयर इकोनॉमिक एंड सोशल इंटरेस्ट। बताया गया है कि जो कोऑपरेटिव सोसाइटी है ये वॉलंटरी एसोसिएशन है। वॉलंटरी एसोसिएशन का मतलब होता है कि इसमें अपनी मर्जी से आदमी जा सकता है। तो अगर आप कोई कोऑपरेटिव सोसाइटी ज्वाइन करना चाहते हो तो ये वॉलंटरी होता है, आपके ऊपर दबाव नहीं होता है कि आप ज्वाइन करो या वहां से हट जाओ, या आपकी मर्जी चलेगी। तो कोऑपरेटिव सोसाइटी एक वॉलंटरी एसोसिएशन है जिसमें बहुत सारे लोग मिलके इसको चलाते हैं, और ये इसलिए चलाई जाती है कि हम इकोनॉमिक और सोशल इंटरेस्ट को बचाए रखें। अब क्वेश्चन ये आता है कि इकोनॉमिक और सोशल इंटरेस्ट है क्या। देखिए होता क्या है कि आप देखोगे बहुत बार बड़ी बड़ी जो कंपनियां होती हैं ये बहुत ज्यादा मिसयूज करती हैं और कोई भी अपने प्रोडक्ट को ना बढ़ा चढ़ा के रेट बेचती हैं। तो लोगों को शुरू में स्टार्टिंग में लोगों को महसूस हुआ कि यार ये इस तरह की जो कंपनियां हैं हमारे को तो बेवकूफ बना रही हैं। आप देखोगे कई बार क्या होता है, बड़ी बड़ी जो कंपनी होती हैं आपस में हाथ मिला लेती हैं और जानबूझ के प्रोडक्ट का रेट बढ़ा भी सकती हैं। तो उससे क्या होगा, कस्टमर को मजबूरी में वो सामान खरीदना ही पड़ेगा। आपने दुकान में देखा होगा जब आप ये सब्जी लेने जाते हो, कई बार गलती से भूल चूक से अपने पेरेंट्स के साथ चले गए होगे। कई बच्चे रहते हैं ना मदद करने वाले जो अपने पेरेंट्स जाते हैं मार्केटिंग करने तो झोला टांग के लाने के लिए हमेशा तत्पर रहता है। तो अगर कोई ऐसा स्टूडेंट हो तो उसने नोटिस किया होगा मार्केट में, आप कोई भी फ्रूट का या सब्जी का दाम पूछोगे ना तो सब अगल बगल वाले भी वही दाम बता रहे होते हैं। और अगर कोई सड़ा गला किसी का होगा तो थोड़ा रेट डाउन करके बताएगा। ये एक सब दूसरे से मिले रहते हैं, है कि नहीं? ऑर्गेनाइज रहते हैं कि नहीं, ये बताइए। यस तो ये आप देखना कभी भी इनका रेट सबका एक ही रहता है। अगले दिन जाओगे पता चला टमाटर का रेट 60 रुपीज है, तो जहां जहां पूछोगे सब बोलेंगे 60 रुपए। और किसी का टमाटर थोड़ा सड़ा गला होगा ना तो वो 50 रुपए दे देगा। तो सब यही रेट चल रहा होता है। तो ये ऐसा क्यों होता है पता है? क्योंकि ये लोग मिलके काम करते हैं, इनका भी तो फायदा है। आपस में लड़कट के फायदा क्या है? तो इसीलिए ये लोग अपना दिमाग लगाते हैं कि भाई क्यों ना हम थोड़ा रेट बढ़ा के बेचें और सब जने। मैंने तो रिक्शा वालों को भी देखा है, आप रिक्शे वाले को बोलोगे भैया यहाँ तक जाने का कितना लोगे, वो बोलता है 40 रुपीज। अगर बोलोगे नहीं नहीं बहुत ज्यादा ले रहे हो यहाँ तो 20 रुपीज लगता है, दूसरे रिक्शे वाले के पास जाओगे तो वो इशारा कर देता है, उंगली से ऐसे कर देगा इतना मांगना भाई। वो 10 रुपए बढ़ा के मांगेगा, वो बोलेगा मैं 50 रुपए लूंगा। आपको एकदम टेंशन हो जाती है। आप सोचते हो यार अब वापस जाएंगे उसी के पास लौट के, तो थोड़ा ईगो हर्ट होता है। ले और आजकल तो ये जब से ये मोबाइल फोन आए हैं ना, वो फोन से ही फोन कर देते हैं, भाई 60 रुपए मैंने बोला है तू 100 रुपए बोल। तो बस वही है। तो ये लोग क्या होता है मार्केट में आप देखोगे जो सेलर्स होते हैं या जो सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, ये लोग आपस में मिलके काम करते हैं। तो लोगों को ये महसूस हुआ कि हमें बेवकूफ बनाया जा रहा है। तो जो एक पर्टिकुलर ग्रुप था वो आपस में उसने कोऑपरेटिव सोसाइटी बना ली फॉर द कॉमन कॉज। एक स्टूडेंट ने बड़ा अच्छा बताया था कि सर आपस में मदद करने के लिए, है ना, सेल्फ कोऑपरेशन। तो ये यही है कोऑपरेटिव सोसाइटी। सोशल इंटरेस्ट को बचाए रखने के लिए लोगों ने क्या किया, आपस में मिल गए और उन्होंने एक कोऑपरेटिव सोसाइटी ओपन कर ली। हाँ जी, कोई बोल रहा है बेटा, आवाज फिर से बोलो, एक बार साफ नहीं आई थी। रिपीट द क्वेश्चन। चलिए ठीक है, हो सकता है वैसे आवाज आई हो।
मैं ये कह रहा था बेटा कि कोऑपरेटिव सोसाइटी एक ऐसी सोसाइटी है जो वॉलंटरी एसोसिएशन है और ये प्रोटेक्ट करने के लिए इकोनॉमिक और सोशल इंटरेस्ट को बनाई गई। अब इसमें आगे भी पढ़ते हैं कैसे। अगर हम इसका बेसिक प्रिंसिपल देखें ना, कोऑपरेटिव सोसाइटी का जो बेसिक प्रिंसिपल है वो है सेल्फ हेल्प थ्रू म्यूचुअल हेल्प। कह रहा है आप अपनी मदद तभी कर सकते हो जब आपस में मिलके रहोगे। ईच फॉर ऑल एंड ऑल फॉर ईच। अगर आप आपस में मदद करोगे तभी जाके कुछ भला हो पाएगा। मैं एक एग्जांपल देता हूँ। आप देखो लोग क्या करते हैं, आपस में पैसे जमा करते हैं और हाउसिंग कोऑपरेटिव सोसाइटी है, देखा होगा आपने द्वारका में भी या जनकपुरी या बाहर और जगह कि हाउसिंग कोऑपरेटिव सोसाइटी जब गुजरते होगे न जब इधर द्वारका की तरफ से, तो आपने देखा होगा कई सोसाइटीज में लिखा रहता है कोऑपरेटिव सोसाइटी, आशीर्वाद कोऑपरेटिव सोसाइटी है, ऐसे नाम लिखा रहता है बिल्डिंग का और उसके आगे कोऑपरेटिव सोसाइटी लिखा रहता है और उसका एड्रेस लिखा रहता है और नीचे राइट साइड में या लेफ्ट साइड में एक छोटा सा लिखा रहता है रजिस्टर्ड नंबर। आप अगली बार जाना तो ध्यान देना। तो इसमें आपने देखा होगा तो ये कोऑपरेटिव सोसाइटीज होती हैं, ये आपस में लोगों ने मिलके स्टार्ट किया होता है और ये सस्ती पड़ती हैं। और जो कोऑपरेटिव सोसाइटी हाउसिंग कोऑपरेटिव सोसाइटी होती है, ये लोग घर खरीदते हैं और सब जने उसी में रहते हैं, सबका अपना अपना घर होता है और ये थोड़ा सस्ता पड़ता है एज कम्पेयर टू अदर्स, क्योंकि इसमें बीच में ना जो प्रॉपर्टी डीलर्स होते हैं और बड़े बड़े कॉन्ट्रैक्टर्स होते हैं उनका मार्जिन कम हो जाता है और हम लोग आपस में पैसा जमा करते हैं, जमीन खरीदते हैं, घर बनवाते हैं और उसके बाद जो भी पैसा खर्च होता है सब जने मिलके रहना शुरू कर देते हैं। तो इसी तरह से हाउसिंग कोऑपरेटिव सोसाइटी है और इसी तरह से बहुत सारी सोसाइटीज हैं। आप देखोगे कंज्यूमर की भी कोऑपरेटिव सोसाइटी है, फार्मर की भी कोऑपरेटिव सोसाइटी है, जो कि हम बड़ा डिटेल में आगे चल के पढ़ेंगे। तो अभी तक हमने क्या पढ़ा, कोऑपरेटिव सोसाइटी एक वॉलंटरी एसोसिएशन है जहां बहुत सारे लोग मिल के सोसाइटी के कॉज के लिए और सोशल कॉज के लिए और इकोनॉमिक कॉज के लिए, यानी कि पैसे से संबंधित, पैसे को बचाने के लिए मिलके काम करते हैं। अच्छा, दूसरा चीज हमने पढ़ा कि इसका जो बेसिक प्रिंसिपल है ये है सेल्फ हेल्प। अपनी मदद खुद करो, आपस में मिलके रहो और मदद करो। जैसे ये डायग्राम में देख रहे हो, आपस में देखो एक मदद करके सामान को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचा रहे हैं। तो इससे क्या हुआ, मूवमेंट खत्म हो गया लेकिन सामान एक जगह से दूसरी जगह जा रहा है। कई बार आपने देखा होगा लेबर भी ये काम करते हैं, सीढ़ी पे खड़े हो जाते हैं, एक लेबर ने दूसरे को पकड़ाया, दूसरे ने तीसरे को पकड़ाया। इसका फायदा क्या है बेटा कि उसको सीढ़ी चढ़ना नहीं पड़ता है, एक जगह खड़े खड़े काम हो जाता है और सामान ऊपर तक पहुंच जाता है। अगर एक बंदा लेके चढ़ेगा तो उसकी एनर्जी ज्यादा कंज्यूम होगी, ऐसे में एनर्जी कंज्यूम नहीं हो रही है, अगर कम एनर्जी कंज्यूम हो रही है। तो यही है, अगर आप इस नीति को अपनाओगे तो फायदे में रहोगे और यही करती है कोऑपरेटिव सोसाइटी। आगे देखते हैं। ठीक है, तो मुझे बता सकता है कोई स्टूडेंट कोऑपरेटिव सोसाइटी क्या होता है, कौन बताएगा? सर रोल रोल नंबर नंबर 17। 38। सर रोल नंबर 3। सबने बोल दिया, अब रोल नंबर 38 बोलेंगे, बोलो। सर कोऑपरेटिव सोसाइटी वो सोसाइटी होती है जो लोग खुद मिल बहुत सारे लोग मिलके जमीन खरीदते हैं एक और उस पे अपना घर बनाते हैं। बेटा ऐसे बताना गलत है ना, वो तो एग्जाम्पल था ना। आप ऐसे बताओ कि सर कोऑपरेटिव सोसाइटी एक वॉलंटरी एसोसिएशन है वेयर लॉट ऑफ पीपल कंबाइन टुगेदर एंड हेल्प ईच अदर फॉर अ म्यूचुअल बेनिफिट, okay, and it is done for a societal purpose as well as for economic purpose, and its motto is self help through mutual help। ठीक है, सेल्फ हेल्प करना म्यूचुअल हेल्प करके। अच्छा, दूसरा बच्चा भी और थोड़ा अच्छे से बता सकता है, और कौन बता रहा था? रोल नंबर 8। 17। 8, रोल नंबर 8 बताइए। चलिए, अब क्या हो गया, बोलो। ये सर हाँ। ये बहुत सारे लोग मिलके वॉलेंटियर्स जैसे कि वो हमारी सोशल वेलफेयर में थोड़ा ध्यान देते हैं और इकोनॉमिक वेलफेयर पे। ठीक है, लेकिन उतना अच्छे से नहीं बता पाया बेटा। दूसरा बच्चा कोई अच्छे से बताना चाहता है, डिफाइन इंग्लिश में ही बोलेगा। सर रोल नंबर 17। चलिए 17 रोल बताइए। नंबर वेरी गुड, 17 बोलो। सर कोऑपरेटिव सोसाइटी वो सोसाइटी है, आई मीन वॉलेंटियर एसोसिएशन ऑफ पर्सन है ये, जो जो एक साथ मिलके इकोनॉमिक और सोशल बेनिफिट्स को प्रोटेक्ट करते हैं। ओके, और ठीक है। बेसिक प्रिंसिपल्स बोलो और बोलो। इसके बेसिक प्रिंसिपल्स है सेल्फ हेल्प थ्रू म्यूचुअल हेल्प या फिर ईच फॉर ऑल एंड ऑल फॉर ईच। वेरी गुड। ठीक है, तो मैं एक बार फिर से बता देता हूँ। वॉलंटरी जो कोऑपरेटिव सोसाइटी इज अ वॉलंटरी एसोसिएशन वेयर लॉट ऑफ पीपल ज्वाइन हैंड्स टुगेदर फॉर अ कॉमन पर्पस। बेसिकली ऑल दोज पीपल बिलोंग टू अ सेम सोसाइटी
or mostly this society is opened by the weaker sections. Okay, weaker sections realize that they are being violated by other big organizations, therefore they started doing business on their own, with joining hands among themselves. Therefore it is a voluntary association where a lot of people join hands together for a societal purpose and for economic benefit, and its motto is to self help through mutual help. Okay, and इसमें फिर यही है कि नंबर ऑफ पीपल्स जो होते हैं, चलो हम फीचर्स में इसको पढ़ने वाले हैं तो इसीलिए वहीं डिस्कस करते हैं। अब आ जाता है कि फॉर्मेशन ऑफ अ कोऑपरेटिव सोसाइटी। कोऑपरेटिव सोसाइटी अगर आप देखो बेटा, सबसे पहले अगर ये देखो 1916 में बनाई गई थी, अगर मैं सही हूँ। कोऑपरेटिव सोसाइटी जो है इसकी फॉर्मेशन कैसी होती है मैं ये बता देता हूँ। एज पर कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट देयर शुड बी एटलीस्ट 10 मेंबर्स। ध्यान रखना बेटा, कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट के अकॉर्डिंग कम से कम 10 मेंबर होने चाहिए हु आर बाउंड टुगेदर बाय अ कॉमन बॉन्ड। बेसिकली क्या होता है, एक दूसरे से ये जुड़े रहते हैं। कॉमन बॉन्ड का मतलब है यहाँ पे सब वीक हैं, सबको एक तरह का दुख दर्द है, तो आपस में वो हाथ मिला लेते हैं और एक ही क्लास के होते हैं, यानी कि एक ही सोसाइटी के लोग होते हैं। ज्यादातर वीकर सेक्शंस के होते हैं, या किसी के सताए हुए लोग होते हैं, या सेम ऑक्यूपेशन से बिलोंग करते हैं। जैसे मान लो अगर हाउसिंग कोऑपरेटिव सोसाइटी है तो सबको घर लेना होगा, तो घर लेने वाले ही लोग होंगे। ठीक है, तो हैविंग अ कॉमन इकोनॉमिक नीड, और सबकी जरूरत एक समान होगी, तो इस तरह से इसकी फॉर्मेशन होती है। ठीक है, तो कोऑपरेटिव सोसाइटी अगर आप देखो 1912 में इसको बनाया गया, और ये जो है कोऑपरेटिव सोसाइटी, इसके अंदर जो है मिनिमम कम से कम 10 लोगों का होना जरूरी है। और यहाँ पे जितने लोग जुड़ते हैं ना साथ में, उन सबका एक जैसा नीड होता है और एक ही तरह की सोसाइटी से, लोकेलिटी से बिलोंग करते हैं, और सबका लगभग एक जैसा ही ऑक्यूपेशन होता है, और सबकी कॉमन नीड्स एक जैसी ही होती हैं बेसिकली। मैंने कई बार देखा है, देखो द्वारका में मैं कई ऑब्जर्व किया है और मैं जाता भी रहा हूँ। एक कोऑपरेटिव सोसाइटी है, मैं आपको बताऊं, सिर्फ डॉक्टर्स की है। ठीक है, तो वहां पे जब मैं जाता था तो वहां देखता था सभी A to Z सब डॉक्टर्स रहेंगे वहां। ठीक है, सेक्टर 6 में है, द्वारका सेक्टर 6 में बहावलपुर सोसाइटी है। तो इस तरह से बहुत सारे, मतलब मैं तो एक सिर्फ एग्जांपल बता रहा हूँ। तो वहां पे आप देखोगे क्या है कि सब डॉक्टरों ने मिलके उसको सोसाइटी को स्टार्ट किया। वहां कोई हार्ट स्पेशलिस्ट है, कोई स्टमक का है, कोई, मतलब वहां थोड़ा अच्छा सा फील होता है। ऐसा लगता है यहाँ बीमार पड़ जाए तो बचेंगे नहीं, मतलब बचा लिया जाएगा। ऐसे इस तरह की सोसाइटी में क्या होता है ना, आपने देखा होगा, एक जैसे लोग हैं। जैसे मान लीजिए टीचर्स की अपनी सोसाइटी हो गई, तो बेसिकली क्या होता है, हर प्रोफेशन का आदमी एक दूसरे से जुड़ाव महसूस करता है अपने आपस में। अब इमेजिन करो कॉमर्स वाले हैं तो अब सब सीए बनेंगे या सीएस बनेंगे, है ना। तो इनकी भी आप देखोगे द्वारका में कोऑपरेटिव सोसाइटी है, सीए की भी, मतलब बाद में वो किसी और को भी दे देते हैं, वो अलग बात है। लेकिन शुरुआत में जब वो बनती है ना सोसाइटी, तो वहां पे सिर्फ एक ही प्रोफेशन के लोगों को ज्वाइन करने दिया जाता है। अगर सोसाइटी में ये है कि भाई सब सीए रहेंगे, तो सीए आपको जब शुरू में जब आप इसको ज्वाइन करोगे तो आपसे पूछा जाएगा भाई क्या प्रोफेशन है, तो आप बताओगे मैं सीए हूं, तभी जाके आपको नॉमिनेशन दिया जाएगा और तभी जाके आप उसका मेंबर बन पाओगे। तो यही है इसमें बेसिकली। तो इसमें कॉमन इंटरेस्ट के लिए दिया जाता है और अपना इसमें बड़ा फायदा होता है। आप देखोगे, आप उठना बैठना शाम को जब घूमोगे तो सब आप ही के जो है प्रोफेशन से बिलोंग करते रहेंगे, तो थोड़ा डिस्कशन भी तगड़ा होगा, है ना, और अच्छा लगेगा। लेकिन जरूरी नहीं है कि आप देखोगे इस तरह से जो है कोऑपरेटिव सोसाइटीज बहुत अच्छी रहती हैं इस पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखा जाए। और सबका टाइमिंग भी ऑलमोस्ट सेम होता है, जॉब करने का वे भी, स्टैंडर्ड भी एक जैसा हो जाता है, तो इससे बहुत अच्छी सी फीलिंग आती है। अब देखो यहाँ पे, और दीज मेंबर्स आर कॉल्ड प्रोमोटर्स। अब ये कह रहा है जो फॉर्मेशन होती है इसकी, एक बार हम देखते हैं यहाँ पे। जब फॉर्मेशन होती है तो किसी न किसी के दिमाग में आइडिया आती है कि ये इस तरह के कोऑपरेटिव सोसाइटी को ओपन करना है, तो उनको हम प्रोमोटर कहते हैं। जिसके दिमाग में ये आइडिया आती है उसको हम प्रोमोटर्स कहते हैं। और ये मेंबर्स जो शुरुआती के मेंबर्स होते हैं ना 10, ये प्रोमोटर्स कहलाते हैं। दे शुड प्रेजेंट अ ज्वाइंट एप्लीकेशन टू द रजिस्ट्रार। ये करते क्या है बेटा कि एक ज्वाइंट एप्लीकेशन होती है, वो जाके, और एक रजिस्ट्रार होता है कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट के अंदर। वो रजिस्ट्रार, जैसे मैंने आपको पार्टनरशिप के अंदर समझाया था ना, वैसे ही इसके अंदर भी एक रजिस्ट्रार होता है जो गवर्नमेंट के द्वारा ऑथराइज्ड होता है। तो उसके पास ये लोग जाते हैं और अपना नॉमिनेशन करवाते हैं, और उसके पास एक लिस्ट देते हैं कि भाई हम 10 जने या 15 लोग या 20 है जो कोऑपरेटिव सोसाइटी स्टार्ट करना चाहते हैं। हमारे कोऑपरेटिव सोसाइटी का मोटो ये होगा, और ये जो है हमारे मेंबर इस तरह के होंगे,
और ये सारी डिटेल्स वहाँ पे ये लोग बताते हैं। ठीक है, अब देखो जब ये एप्लीकेशन देते हैं, जब फॉर्मेशन ऑफ अ कोऑपरेटिव सोसाइटी होती है, तो क्या-क्या चीजें उसमें मेंशन की जाती है। बेसिकली जो मेन इंपॉर्टेंट चीजें हैं वही मैंने यहाँ पे रखा हुआ है। सबसे पहले आप देखोगे प्रपोज नेम ऑफ द सोसाइटी। सबसे पहले ना इनको अपने सोसाइटी का नाम प्रपोजल रखना होता है। हमेशा ध्यान रखना चाहिए, जब भी आप नाम प्रपोज करोगे तो उसमें ये ध्यान रखना है तय होता है कि ये पहले से ही इस नाम की कोऑपरेटिव सोसाइटी ना चल रही हो। अगर आप इस नाम से ऐसा नाम रख दोगे जो पहले से ही कोऑपरेटिव सोसाइटी है, तो वो आपका नाम रिजेक्ट हो जाएगा और रजिस्ट्रार जो है उसको दोबारा से बोलेगा कि आपको दोबारा से लिस्ट बनानी पड़ेगी और फिर से नाम मेंशन करना पड़ेगा। तो शुरू में ही आपको कई सारे नाम देने पड़ते हैं और अगर कोई नाम उसमें क्लैश हो जाता है तो आपको दूसरा नाम सजेस्ट करने के लिए बोला जाता है। लेकिन आप देखो कई बार कई बच्चों के दिमाग में ये आता है कि सर ऐसे तो पता नहीं कितनी सारी कोऑपरेटिव सोसाइटी होंगी, तो ये सब कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ को बनाने के लिए दिक्कत आ जाएगी और इतने सारे नाम कैसे सजेस्ट करेंगे। तो इसके लिए बेटा सॉफ्टवेयर्स होते हैं, तो आप जब भी कोऑपरेटिव सोसाइटी करोगे तो वो सॉफ्टवेयर आपको मिल जाता है ऑनलाइन। वो सॉफ्टवेयर में आप नाम जब रखोगे तो वो पहले ही बता देगा कि इस तरह का नाम पहले से ही है। ठीक है, तो कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट में ये सब मेंशन होता है। जैसे हम लोग जीमेल नहीं बनाते अपना, कोई भी अपनी आईडी बनाते हो तो उसमें आता है ना कि ये एग्जिस्ट कर रहा है पहले से ही, वैसे ही उसमें भी आ जाता है, तो आप अपने हिसाब से नाम बदल सकते हो। दूसरा आता है एम एंड ऑब्जेक्टिव। जब आप कोऑपरेटिव सोसाइटी रखोगे तो उसका एम और ऑब्जेक्टिव क्या होगा ये भी आपको डिसाइड करना पड़ेगा। समीर मेरी आवाज आ रही है बेटा? यस सर, आ रही है। ठीक है, तो दूसरा जब आप एप्लीकेशन सबमिट कराओगे तो यू विल हैव टू मेंशन व्हाट इज योर एम ऑफ ओपनिंग दिस कोऑपरेटिव सोसाइटी एंड व्हाट इज योर बेसिक ऑब्जेक्टिव फॉर ओपनिंग सच टाइप ऑफ ऑब्जेक्टिव। तो वहां पे ध्यान ध्यान ये रखना पड़ेगा कि आपका ऑब्जेक्टिव बेसिकली हेल्प करने की हो, सोसाइटी की मदद करने की हो, कुछ मतलब अच्छा कॉज होना बहुत जरूरी है, नहीं तो वो रिजेक्ट हो जाएगी आपकी एप्लीकेशन। फिर एरिया ऑफ ऑपरेशन, जो आप कोऑपरेटिव सोसाइटी स्टार्ट कर रहे हो वो उसकी एरिया क्या होगी। एरिया का मतलब है जैसे हाउसिंग कोऑपरेटिव की एरिया होती है घर देना, फार्मर्स कोऑपरेटिव सोसाइटी की एरिया होती है फार्मिंग खेती वगैरह करना, इसी तरह से कंज्यूमर सोसाइटी जो होती है कंज्यूमर से रिलेटेड होती है। तो ये सारी जो है एरिया ऑफ ऑपरेशन आपको बताना पड़ेगा कि किस तरह का काम आप करने जा रहे हो। ठीक है, फिर आता है नेचर ऑफ मेंबर्स ऑफ लायबिलिटी। आपके जो मेंबर्स हैं उनकी लायबिलिटी का नेचर कैसा रहेगा, किस तरह की लायबिलिटी रहेगी उनके ऊपर, पर मतलब लिमिटेड होगी। जनरली क्या होता है कोऑपरेटिव सोसाइटी के अंदर जो लायबिलिटी होती है वो लिमिटेड होती है, यानी कि आपने कोऑपरेटिव सोसाइटी में जितना पैसा लगाया है उतने के लिए जिम्मेवार है आप, आपको घर से पैसा देने की जरूरत नहीं पड़ेगी अगर बिजनेस को लॉस होगा तो। फिर आता है पर्टिकुलर्स ऑफ शेयर कैपिटल टू बी रेज्ड। कितना पैसा लगाएगा कोई आदमी, अगर मान लो कोई पार्टनर आता है, पार्टनर कह रहा हूँ, अगर कोई मेंबर बनना चाहता है तो कितना पैसा वो मैक्सिमम दे सकता है। इस तरह की बहुत सारे रूल्स रेगुलेशंस होते हैं। और कॉपी ऑफ बाय लॉज ऑफ द सोसाइटी, जो सोसाइटी आप ओपन करने जा रहे हो इसके लॉज क्या क्या होंगे, आपको वकील से पूरा लॉज बनवाने पड़ेंगे और ये सब जो है उस एप्लीकेशन फॉर्म में देना पड़ेगा। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होता है लेकिन आप समझ सकते हो, आपको लॉयर हायर करना पड़ेगा और वो थोड़ा बहुत अपना फीस लेगा 10,000 15,000 और कोऑपरेटिव सोसाइटी स्टार्ट करवा देगा, वो उसकी हेडेक है। अब देखो फॉर्मेशन ऑफ अ कोऑपरेटिव सोसाइटी आफ्टर स्क्रूटिनी, जब वो जो रजिस्ट्रार है उसको अच्छे से स्क्रूटनाइज कर लेगा, अच्छे से इंस्पेक्शन कर लेगा, अगर वो देख लेगा कि भाई ऐसा नाम मिलता जुलता ना हो, इनका ऑब्जेक्टिव अच्छा होना चाहिए, ये सारी चीजें से जब तसल्ली हो जाएगी उसको, तो रजिस्ट्रार क्या करेगा, एक सर्टिफिकेट इशू करेगा जिसको बोलते हैं सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन। तो वो सर्टिफिकेट इशू कर देगा और जितने भी इसके मेंबर हैं शुरू में जो गए होंगे उनको एडमिट कर देगा। तो इस तरह से आप देख रहे हो जो सर्टिफिकेट वो इशू कर देगा आपको, और ऐसा सर्टिफिकेट इशू होने के बाद कोऑपरेटिव सोसाइटी एग्जिस्टेंस में आ जाएगी, लिख देगा कि दिस सर्टिफिकेट हैज बीन अवार्डेड टू फलाना ढिंगरा, जो भी नाम होंगे उनमें मेंशन कर देगा। ठीक है, तो ये था इसकी फॉर्मेशन ऑफ अ कोऑपरेटिव सोसाइटी। कौन बच्चा बताएगा? उससे पहले मैं ही एक बार फिर से रिकॉल कर देता हूँ। कोऑपरेटिव सोसाइटी को बनाने के लिए सबसे पहला काम तो ये होता है बेटा कि कम से कम इसके लिए 10 लोगों का होना जरूरी है। तो 10 जने जो आपस में डिसाइड करेंगे कि उन्हें कोऑपरेटिव सोसाइटी स्टार्ट करना है, आपस में लोगों से बात करेंगे, मेंबर तैयार करेंगे और बोलेंगे कि यार कोऑपरेटिव सोसाइटी स्टार्ट करते हैं, और आपस में तैयारी कर लेंगे। फिर उसके लिए पैसे का थोड़ा बहुत इंतजाम करेंगे और फिर उसके लिए क्या करेंगे, अपना एक एप्लीकेशन फॉर्म बनाएंगे और उसमें डिटेल्स लिखेंगे, नाम लिखेंगे कोऑपरेटिव सोसाइटी का, उसका ऑब्जेक्टिव क्या है, मेंबर कौन-कौन से हैं, पैसे से रिलेटेड क्या-क्या चीजें होनी चाहिए उसमें, ये सारी चीजें टर्म्स कंडीशंस उसमें सब रूल वगैरह बना के, और एक रजिस्ट्रार होता है उसके पास एंट्री मारेंगे।
रजिस्ट्रार को जाके बताएंगे कि सर हम एक कोऑपरेटिव सोसाइटी ओपन करना चाहते हैं और ये रही हमारी एप्लीकेशन। रजिस्ट्रार वो एप्लीकेशन जमा कर लेगा, उसके बाद उसको स्क्रूटनी करेगा, वो चेक करेगा, उसमें रूल्स होते हैं वो फॉलो करेगा कि जो सोसाइटी एक्ट 1912 है उसके अकॉर्डिंग सब कुछ मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा है। और उसको जब पूरा फॉलो करने के बाद जब वो देख गुड है तो एक सर्टिफिकेट इशू कर देगा कोऑपरेटिव सोसाइटी के जो मेंबर्स हैं इनका, और फिर कोऑपरेटिव सोसाइटी स्टार्टिंग मानी जाएगी। ध्यान रहे मिनिमम नंबर जो है इसमें 10 होने चाहिए मेंबर, लेकिन मैक्सिमम की कोई लिमिट नहीं है बेटा, कितने भी मेंबर हो सकते हैं। और दूसरी बात, पैसे से रिलेटेड, पैसा भी इसमें ज्यादा नहीं लगता है, वो डिसाइड करेंगे मेंबर, जो शुरू में प्रोमोटर है वही तय करेंगे कि कितना पैसा स्टार्टिंग में जमा करेंगे। लेकिन ये बात क्लियर समझ लो कि इसमें ज्यादा पैसा जमा करने की जरूरत नहीं होती है और बहुत ही अच्छा माना गया है बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए। और इसके सारे मेंबरों को इसका बेनिफिट मिले। आप कोई बच्चा बताना चाहेगा पूरा एक बार में, वन गो में? सर मैं बताऊं? मैं बताऊं किसने बोला था? नाम बताओ। आयुष भगत। आयुष, चलो आयुष शौकीन, चलो आप ही बता दो बेटा, सर पूरा आयुष एक्सप्लेन कर भगत। दो फॉर्मेट। आयुष भगत, हाँ चलो बताओ। सर कम से कम इसमें 10 लोग चाहिए, लेकिन कोई कैपेसिटी नहीं है कि उससे ज्यादा भी हो सकते हैं। और ठीक तो इसमें सबसे पहले लॉ बनते हैं और फिर ठीक उसमें है पूरी डिटेल्स होती है सोसाइटी और उनके मेंबर्स की। और ठीक फिर है वो इससे फिर इसको रजिस्ट्रार के पास वो लेके जाते हैं इसको। ठीक है वो इसको वेरीफाई कर लेता है एक बार और ठीक है, फिर सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन इशू कर देते हैं उनके नाम। बिल्कुल ठीक है। तो बस कुल मिला के यही है कि कोऑपरेटिव सोसाइटी को स्टार्ट करने के लिए ज्यादा टेंशन नहीं लेना है। 10 बंदों को तैयार करो, वो कोई भी हो सकता है, 18 साल से ज्यादा की उम्र होनी चाहिए। आपस में घूम रहे हैं 10 जने दोस्त, कह रहे हैं यार चलो हमारे को तो उल्लू बनाया जा रहा है, घर खरीदना है, ये है वो है, और हमारे को मतलब रेंट पे हम रह रहे हैं, कि एक कोऑपरेटिव सोसाइटी स्टार्ट करते हैं। आपस में बात करेंगे, एक लॉयर को डिस्कस करेंगे, और 1912 के अकॉर्डिंग जो भी एक्ट में है कि भाई एक कॉमन कॉज के लिए होना चाहिए, और ये अगर ये फुलफिल होता है तो एप्लीकेशन में सब कुछ लिख के, मेंबरों के नाम वगैरह लिख के, उनका पैसा जमा करके, फीस वगैरह लेके, और एंट्री मार देंगे रजिस्ट्रार के पास। रजिस्ट्रार को जाके एप्लीकेशन जमा कराएंगे, रजिस्ट्रार उसको स्क्रूटनाइज करेगा, जो कमियां होगा वो बताएगा इनको, और उस कमियों को ये फुलफिल कर देंगे, और उसके बाद जो है कोऑपरेटिव सोसाइटी स्टार्ट हो जाएगी। इसके लिए बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। रियल लाइफ में तो ये होता है कि जो कॉमर्स फील्ड के जो होते हैं, जैसे सीए है और सीएस है, ये लोग ही गाइड करते हैं, और इनको नॉलेज होती है कि कैसे कोऑपरेटिव सोसाइटी स्टार्ट कराना है, वो सब उनको गाइड कर देता है। एप्लीकेशन भी बल्कि वही भर देता है, बस उसके बदले थोड़ा सा चार्जेस लेता है और स्टार्ट करके दे देता है। अब आ जाते हैं फीचर्स कि कोऑपरेटिव सोसाइटी की खूबियां क्या है। इसमें ज्यादा डिटेल में हम डिस्कस करेंगे कि क्या क्या खूबियां। पहला, सबसे पहले पहली फीचर ये है, हमने मीनिंग में ही पढ़ लिया था, कि वॉलंटरी मेंबरशिप। कोऑपरेटिव सोसाइटी का पहला फीचर तो ये है कि ये वॉलंटरी मेंबरशिप होता है। एनीबॉडी कैन बिकम अ मेंबर इन अ कोऑपरेटिव सोसाइटी एट हिज ओन विश एंड देयर इज नॉट अ कंपल्शन एट ऑल। कहा गया है कि कोई भी व्यक्ति कोऑपरेटिव सोसाइटी का एक मेंबर बन सकता है अपनी मर्जी के अकॉर्डिंग, यानी कि उसकी मर्जी चलेगी बेटा, उसको कोई दबाव नहीं देगा, और अपनी विश के अकॉर्डिंग जाके बन सकता है। कोई भी उसके ऊपर कंपल्शन नहीं होगा, यानी कि उसके ऊपर दबाव नहीं होगा। तो अगर मान लो जैसे कोई कोऑपरेटिव सोसाइटी चल रही है, मान लेते हैं कंज्यूमर कोऑपरेटिव सोसाइटी है जिसमें कंज्यूमर्स हैं, तो अगर आप कंज्यूमर हो, जैसे मान लो आप बेचते नहीं हो, आप खरीदते हो कोई सामान को, कंज्यूम करते हो, तो आप कंज्यूमर कोऑपरेटिव सोसाइटी में कभी भी मेंबर बन सकते हो। आपको ज्यादा कुछ नहीं करना है, एक नॉमिनल फी होती है, जैसे मान लो 1000 रुपए या 2000 रुपए, ऐसे कुछ तय किया गया होता है। आपको ये पता करने के लिए आपको उसको वेबसाइट पे जाके कंपनी की देख सकते हो, या उसके किसी मेंबर से आप बात करके बोल सकते हो। उसका कोई भी मेंबर होगा, आपको बता देगा यार इतना इतना पैसा जमा करना है और मेंबर बन जा तू भी मेरे साथ ही, तो आप भी उसके मेंबर बन सकते हो। तो ऐसे में क्या होगा बेटा कि इसके जब आप मेंबर बन जाते हो, तो आप इसके कोऑपरेटिव सोसाइटी के मेंबर बनने से आपको बहुत सारी सुविधाएं मिलेंगी। अगर आप कंज्यूमर कोऑपरेटिव सोसाइटी के मेंबर हो तो आपको बहुत सारी सुविधाएं क्या मिलेंगी, आपको बेनिफिट मिलेगा, उसमें जो भी फैसिलिटीज होंगी आपको फ्री ऑफ कॉस्ट भी दे सकते हैं। तो इस तरह से होता है। मैं देखता हूँ एक मैं आपको बताऊं सेक्टर 21 में, सोसाइटी का नाम नहीं बताऊंगा, एक सोसाइटी है, ठीक है। अब उसमें मैं देखता हूँ कोऑपरेटिव सोसाइटी है वो, और यहाँ की दिल्ली की सबसे बढ़िया कोऑपरेटिव सोसाइटीज में से एक है। तो उसमें मैं क्या देखता हूँ, स्विमिंग पूल भी है, और उसमें आप देखो जिम का भी पूरा बनाया हुआ है, बच्चों को खेलने के लिए भी है,
और उसमें ना इवेंट भी होते रहते हैं स्पोर्ट्स के, छोटे-छोटे बच्चे मैं देखता हूँ उसमें बैन वो लगा रहता है नोटिस बोर्ड। हर 5-6 दिन के बाद वो नोटिस बोर्ड चेंज हो जाता है। इस बार 10 से 15 साल वाले बच्चों का कॉम्पिटिशन है टेनिस का, तो कभी कुछ चलता रहता है उनका प्रोग्राम। तो उसमें कॉम्पिटिशन का अवार्ड भी लिखा रहता है कि इतना अवार्ड रहेगा। तो उस सोसाइटी में जितने भी 500 1000 लोग हैं ना जो सोसाइटी में, वो उनके बच्चे ही पार्टिसिपेट करते हैं और 5 ओ क्लॉक या 6 ओ क्लॉक टाइमिंग जो होती है उसमें मैच होता है और सोसाइटी के जितने मेंबर हैं संडे वाले दिन सब उसमें चाय और ये सब व्यवस्था की जाती है खाने-पीने के लिए और वहीं अपना बैठ के मैच-वैच देखते हैं और बच्चों को भी प्रमोट करते हैं और बच्चों को भी मतलब काफ़ी मोटिवेशन मिलता है भाई मैच खेल के कि भाई हम हैं कुछ। और उसमें देखो कितना फ़ायदा है, आपको ना एक मतलब फ़ी जमा करना होता है, हो सकता है 3000 हो, 4000 हो और उसी के बदले आपको ये सारी सुविधाएँ मिलती हैं। हर महीने आप 4000 जमा करो, आपको जिम फ्री में मिल जाएगा, स्विमिंग पूल का आप मेंबर बन जाओगे। तो ये सारी फैसिलिटी है और ये जितना पैसा जमा होता है ना सोसाइटी में, ये पैसा जो है मतलब कोई अलग से दे दिया जाता है किसी को जो इसकी केयर करते हैं और वो प्रोफेशनल्स होते हैं, वो अपना आके अपना उसकी साफ-सफाई करना, स्विमिंग पूल की, जिम को मेंटेन करना, ग्राउंड मैचेस वगैरह ऑर्गेनाइज़ कराना, ये सारा का सारा काम वो देखते हैं। तो आपको नहीं लगता ये सस्ता पड़ेगा? बहुत सस्ता पड़ेगा। अब हमें देख लो हम कोऑपरेटिव सोसाइटी में नहीं रहते इधर नजफगढ़ में, तो आप अगर जिम जॉइन करोगे तो उसमें भी पैसा दो। स्विमिंग के लिए अगर आप करते हो तो उसमें भी 1000 2000 ले लेते हैं वो लोग। तो ऐसे आपको बहुत सारे खर्चे होते हैं। अच्छा मैच-वैच का तो भूल ही जाओ। यहाँ कौन मैच कराता है, आपस में ही बच्चे अपना ऑर्गेनाइज़ कर लेते हैं सड़क पे या कहीं ग्राउंड मिल गया तो खेल लेते हैं बेचारे। तो इस तरह से बड़ा दिक्कत आती है। लेकिन अगर आप देखो कोऑपरेटिव सोसाइटी में कितना फ़ायदा है, तो ये फ़ायदा है कोऑपरेटिव सोसाइटी होने का। तो ये क्या है वॉलंटरी मेंबरशिप है। आप अगर इसका मेंबर बनना चाहते हो, तो आप इसके मेंबर बन सकते हो और इसको आपको फ्री में फैसिलिटी मिलेगी। एक बार कई कई कोऑपरेटिव सोसाइटी में तो ऐसा होता है, वन टाइम फी होती है। आप एक बार पैसा जमा कराओ और आपको सारी सुविधाएँ मिलती रहेंगी। तो बहुत अच्छा होता है और बढ़िया रहता है, इससे सस्ता भी पड़ता है और इकोनॉमिकल भी है। तो सबको समझ में आ गया वॉलंटरी मेंबरशिप? कोऑपरेटिव सोसाइटी का सबसे बड़ा पहला फीचर ये है कि इसके अंदर अगर आप मेंबर बनना चाहते हो, तो आप कभी भी मेंबर बन सकते हो और अगर हटना चाहते हो तो कभी भी हट भी सकते हो। अगर आप मेंबर बनोगे तो आपको एक प्राइस होता है फिक्स, उतना पैसा आपको जमा कराना पड़ेगा एंड वन्स यू डिपॉजिट दैट मनी, you will be termed as a member of that society. Okay, you will get all those benefits what other members are getting, and you will be a part of that society. Number 2, लीगल स्टेटस। दूसरा कोऑपरेटिव सोसाइटी का फीचर ये है कि कोऑपरेटिव सोसाइटी क्योंकि रजिस्ट्रेशन इसका कराया गया होता है कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट के अंतर्गत, तो इसीलिए इसका एक लीगल स्टेटस होता है। इट हैज अ सेपरेट लीगल एंटिटी। इसकी जो है एक सेपरेट लीगल एंटिटी होती है। कौन बताएगा सेपरेट लीगल एंटिटी का मतलब क्या होता है? पहले भी पढ़ा सर मैं चुका। बताऊं? रोल रोल नंबर नंबर 8। 1। जिसने पहले बोला था मैं बताऊं, 1। कौन है? 1। हाँ 1 बताओ। इसकी सेपरेट आइडेंटिटी होती है, मतलब ऑनर के अलावा इसकी खुद की पहचान होती है। ओनर के अलावा यानी ओनर के अलावा का मतलब तो हो गया कि ओनर की भी अपनी पहचान है क्या? इसमें तो नहीं होगी क्योंकि इसमें तो मेंबर्स हैं। चलिए ठीक है, तो आप ये कहना चाह रही हो, चलो ठीक कहा आपने। सेपरेट लीगल एंटिटी का मतलब है मालिक से कोई लेना-देना नहीं है। इसकी अपनी खुद की पहचान है और अपने हिसाब से ज़मीन खरीद सकती है, इवेंट करा सकती है, अपने हिसाब से चलेगी। तो इसीलिए आप देखो इसको लीगल स्टेटस माना गया है, इसीलिए इसको कानूनी तरीके से इसका एक्जिस्टेंस है। मैं आपको ऐसे समझा दूँ कि जैसे कोई कोऑपरेटिव सोसाइटी है, मान लो हाउसिंग कोऑपरेटिव सोसाइटी और जो मैंने आपको बताया कि सेक्टर 21 में एक हाउसिंग कोऑपरेटिव सोसाइटी है, जिसमें मैंने आपको उसका नाम नहीं बताया। तो आप देखो वहाँ पे अगर इस तरह की कोऑपरेटिव सोसाइटी अगर होगी बेटा, तो अगर इसका मेंबर जो घर में रह रहा है, अगर वो कहता है कि भाई मैं घर खाली करूँगा, मैं यहाँ से नोएडा शिफ्ट करूँगा, तो कोऑपरेटिव सोसाइटी कहेगी ठीक है टाटा बाय-बाय निकलो यहाँ। तो वो अगले दिन अपना पैसा लेगा जो भी मेंबरशिप में होती है और वो पैसा अपना लेके जो भी उसने पैसा लगा रखा है कोऑपरेटिव सोसाइटी में, इसमें अलग से पैसा भी लगाते हैं। तो जो भी उसने पैसा अपना नॉमिनल लगा रखा है, वो जो पहली बार मेंबर बना था तो उसने लगाया होगा, वो पैसा अपना लेके टाटा बाय-बाय हो जाएगा, पैक कराएगा, मूवर्स कौन सा मूवर्स एंड पैकर्स वाला क्या नाम है उसका जो पैकिंग करा के ले जाते हैं सामान एक जगह से दूसरी जगह? याद है किसी को? मूवर्स एंड पैकर्स है मेरे ख्याल से नाम। उनसे बुक करके और अपना नोएडा शिफ्ट कर जाएगा और कोऑपरेटिव सोसाइटी यहीं बनी रहेगी, उसको कोई लेना देना नहीं है। दूसरा कोई मेंबर आएगा तो उसको बोलेगी ठीक है तू मेंबर बन जा, कोई दिक्कत नहीं है हमें। तो इस तरह से कर सकती है, अपने नाम से जमीन भी खरीद सकती है। कोऑपरेटिव सोसाइटी को अगर लगता है कि बच्चों को खेलने के लिए ग्राउंड कम पड़ रहा है, तो अगल-बगल का जो कोई एरिया अगर होगी साथ में,
तो वो भी खरीद सकती है कोऑपरेटिव सोसाइटी। इससे कोई मेंबरों को लेना देना नहीं है। तो कोऑपरेटिव सोसाइटी के बाद बेटा एक अपना खुद का लीगल स्टेटस है। अगर ये कोई गैर कानूनी काम करती है तो इसके ऊपर केस फाइल होगा, ना कि मेंबरों के ऊपर। तो यही है इसका मतलब। तो फिर से मैं बता दूं, दूसरा फीचर क्या है कोऑपरेटिव सोसाइटी का, कि इसके पास अपना एक लीगल स्टेटस है, और जब ये रजिस्ट्रेशन होती है तो रजिस्ट्रेशन नंबर होता है, उसी के हिसाब से इसके पास पावर आ जाती है, और इसकी अपनी खुद की सेपरेट एंटिटी है, और कंटिन्यूअस एग्जिस्टेंस है, यानी कि ये चलती रहेगी, कभी बंद नहीं होगी। भले ही इसके मेंबर आए या जाएं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जब तक इसके 10 मेंबर बरकरार रहेंगे तब तक ये कोऑपरेटिव सोसाइटी चलती रहेगी। तीसरा, लिमिटेड लायबिलिटी। बेटा इसके जितने भी मेंबर्स हैं उनके पास एक लिमिटेड लायबिलिटी रहेगी। एग्जांपल के तौर पे मान लो मैं ही कल को एक कोऑपरेटिव सोसाइटी का मेंबर बन जाऊं, और मैं चाहता हूं कि भाई मैं भी स्विमिंग पूल में करूं, जिम में जाऊं, तो ऐसे में कोई कोऑपरेटिव सोसाइटी ढूंढूंगा जो इस तरह की फैसिलिटीज प्रोवाइड करती है। वो बोलेंगे मेरे को कि भाई 20,000 मेरी फीस है लाइफ टाइम के लिए, तो मैं 20,000 रुपए जमा कर दूंगा। अब मैं उसका मेंबर बन गया, तो अब क्या होगा, हो सकता है कि उसमें मैं पैसे भी लगाऊं, अलग से पैसे लगा देता हूं। तो ऐसे में क्या होगा, मेरे 20,000 रुपए उसमें जमा हो गए। अब क्या होगा, उसके अलावा अगर मैं अलग से पैसा उसमें लगाना चाहता हूँ कोऑपरेटिव सोसाइटी में, मान लो मैंने 3 लाख रुपए उसमें मेंबर के तौर पे मैंने जमा करा दिया। अब 3 लाख रुपए मेरे जो है तब तक रहेंगे जब तक मैं उसका मेंबर रहूंगा, और 20,000 मुझे सुविधा लेने के बदले मेरे को देना पड़ा लाइफ टाइम के। अब मान लीजिए कि कल को मैं अगर हटना चाहता हूँ 10 साल के बाद, मैं चाहता हूँ कि मैं मेंबर ना रहूं और ये कोऑपरेटिव सोसाइटी से हट जाऊं, और अपने वो जो 4 लाख रुपए मैंने जमा किए थे वापस ले लूं, तो मैं अपने 4 लाख रुपए वापस ले लूंगा और मेरी मेंबरशिप खत्म हो जाएगी, और मैं वहां से कभी भी अपने 4 लाख रुपए लेके निकल सकता हूँ। मेरे को कोऑपरेटिव सोसाइटी 4 लाख रुपए देने से मना नहीं करेगी, क्योंकि मैंने 4 लाख रुपए अपने मेंबरशिप में लगाए थे। तो और जो मेरे को बेनिफिट है, बाद में मेरे को बेनिफिट मिलने बंद हो जाएंगे, क्योंकि मैं उसका मेंबर नहीं हूँ। तो जब तक मैं उसका मेंबर बना रहूंगा बेटा, तब तक तो मुझे सुविधाएं मिलेंगी। जब उसकी मेंबरशिप से मैं हट जाऊंगा तो मेरी सुविधाएं खत्म हो जाएंगी। तो यही है इसका लिमिटेड लायबिलिटी का मतलब। अगर बिजनेस को नुकसान होता है, मान लो मैं उसका मेंबर हूं और मैंने 4 लाख रुपए लगा के मेंबरशिप ले रखी है, अब अगर बिजनेस को यानी कि कोऑपरेटिव सोसाइटी को नुकसान होता है, तो मेरे 4 लाख रुपए ही डूबेंगे, इससे ज्यादा मेरे पैसे नहीं डूबेंगे। तो ये है इसका मतलब लिमिटेड लायबिलिटी का। किसी बच्चे को डाउट? ठीक है, नेक्स्ट आता है कंट्रोल। चौथा इसका फीचर है कंट्रोल। इसमें देखो कंट्रोल जो है ना, ये जो इसके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होते हैं, जो कि इलेक्टेड मेंबर्स हैं, इन्हीं के पास होता है इसका कंट्रोल। तो आप देखोगे इसमें क्या होता है, कोऑपरेटिव सोसाइटी में एक मीटिंग होती है और इसमें वोटिंग होती है बेटा, जिसमें जितने भी मेंबर हैं सभी जने वोट करते हैं। और इसमें बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स अगर आप देखो तो होते हैं, ज्यादातर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स वही लोग होते हैं जो जिन्होंने बिजनेस में शुरू किया था कोऑपरेटिव सोसाइटी। तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जो है उनके हाथ में इसका कंट्रोल होता है, और ये इलेक्टेड होते हैं मेंबर्स के द्वारा चुने गए होते हैं ये लोग, हु आर इलेक्टेड बाय द मेंबर्स अंडर द प्रिंसिपल ऑफ वन मैन वन वोट। वन मैन वन वोट एक प्रिंसिपल है जिसके अंदर एक आदमी के पास एक ही वोट होता है। मान लो एक कोऑपरेटिव सोसाइटी है और उसके अंदर 800 लोग हैं, तो हर मेंबर के पास एक वोट होगा। जब वोटिंग होगी कि किसको बोर्ड ऑफ डायरेक्टर बनाया जाए, तो हर आदमी अपना अपना एक बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का नाम लिख के देगा, और उन्हीं को बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स बनाया जाएगा। ऐसा नहीं है कि आपने पैसा ज्यादा लगा रखा है तो आपको 2 वोट मिलेगा, ऐसा नहीं है। हर आदमी की, हर मेंबर की एक बराबर वैल्यू है, भले किसी ने ज्यादा पैसा लगा रखा हो और भले किसी ने कम लगा रखा हो। आ गया सबको समझ में कंट्रोल का? बस इतना सर लिखे ना। हाँ बोलो। मेरे में स्क्रीन ही नहीं आ रही। और बच्चों में आ रही है? यस सर। यस सर। यस सर। यस ठीक सर। है, तो बेटा जिस बच्चे के पास स्क्रीन नहीं आ रही है ना, आपका नेटवर्क इशू है। अब इसको रिजॉल्व करने के लिए आप एक बार हट के और दोबारा ज्वाइन करो, मैं समझता हूँ ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। ठीक है, ये आपका ओके नेटवर्क इशू। सर। अच्छा देखो, अब मैं ये कह रहा था कि जो इसके फीचर्स हैं, फीचर्स ऑफ कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन, इसके अंदर कंट्रोल, मैं बता रहा था कि इसका सारा का सारा कंट्रोल जो है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के हाथों में। तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जो हैं यही इसको चलाएंगे, यही इसको कंट्रोल करते हैं, वही मेन मेन डिसीजंस लेते हैं, क्योंकि कोऑपरेटिव सोसाइटी तो नॉन लिविंग थिंग है, तो मरा हुआ, मतलब इसके पास कोई अस्तित्व थोड़ी ना है। तो ये कैसे फैसला ले सकती है, इसीलिए कोई ना कोई तो होना चाहिए जो फैसले ले। तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स इसीलिए बनाए जाते हैं, और ये लोग फैसला लेते हैं। तो ये लोग बैठ के, अब जैसे मान लीजिए
बहुत बड़ी सोसाइटी है, उसमें ये हो रहा है, क्वेश्चन उठ रहा है कि भाई बच्चे जो हैं ये कह रहे हैं कि एक जो है लॉन टेनिस का कोर्ट होना चाहिए। अच्छा, अब ये सवाल जाएगा आगे तक, भाई लॉन टेनिस का कोर्ट के लिए कितने बच्चे एग्री हैं? और कुछ लोग हैं कह रहे हैं फुटबॉल के लिए चाहिए। अब आपको भी पता है फुटबॉल के लिए तो ज़्यादा ज़मीन चाहिए। अब बड़े-बड़े बच्चे कह रहे हैं हम तो फुटबॉल खेलेंगे, कुछ बच्चे जो हैं कह रहे हैं कि नहीं लॉन टेनिस खेलना है। अब इन दोनों में से पैसा कोऑपरेटिव सोसाइटी के पास एक ही के लिए है। तो ऐसे में क्या होगा, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स डिसाइड करेंगे, इसके लिए वोटिंग हो सकती है। वोटिंग होगी कि कौन ज़्यादा है, मेंबर क्या चाहते हैं, उसके हिसाब से एक दिन संडे को या सैटरडे को जिस दिन भी ऑफ होता है, सभी जने जो है एक ऑर्गेनाइज करेंगे, सब बैठेंगे, बैठेगी और सब उसी में डिस्कशन हो जाएगा भाई कि क्या करना है। उसी में वोटिंग हो जाएगी कि कौन चाहता है फुटबॉल के लिए ग्राउंड और कौन चाहता है लॉन टेनिस के लिए। जिसका ज़्यादा वोट पड़ेगा वही डिसीजन ले लिया जाएगा। तो इस तरह से चलता है कोऑपरेटिव सोसाइटी में। मान लो बिल्डिंग जो है पेंटिंग अच्छे से नहीं हुई, लिफ्ट अच्छे से काम नहीं कर रहे हैं, तो इसके ऊपर भी डिस्कशन होता है कि भाई इसको पहला हमारा प्रेफ़रेंस क्या होगा। बाउंड्री अच्छी नहीं है, कोई भी कूद के आ जा रहा है, तो बाउंड्री अच्छी बनाएँगे जिससे कि सेफ्टी हो, चोरी-चकारी ना हो। मान लो किसी के घर में चोरी हो गई, पता चला बाहर का आदमी आया था, तो ऐसे में गेट कीपर जो है संतरियों को बताया जाएगा कि भाई ऐसे-ऐसे कैमरा लगाया जाए, है ना? तो इस तरह की सेफ्टी मेजर्स भी लिए जाते हैं। तो यहाँ पे बड़े ऑर्गेनाइज़ तरीके से हो सकता है और सारा का सारा कंट्रोल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के हाथ में होगा। फिर आता है सर्विस मोटिव। देखो, इसका एक फीचर ये है बेटा कि ये सर्विस मोटिव के लिए की जाती है। मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ सच टाइप ऑफ सोसाइटी इज़ टू रेंडर सर्विसेज टू इट्स मेंबर्स रादर देन प्रॉफिट। देखिए, कोऑपरेटिव सोसाइटी का मेन लॉजिक जो है प्रॉफिट कमाना नहीं है, एक दूसरे की मदद करना है। तो इसीलिए इसमें जो है कमाने का ज़्यादा व्यू नहीं होता है। ज़्यादातर कोशिश होती है कि थोड़ा-सा प्रॉफिटेबल कम हो और इसमें फ़ायदा मतलब सबको बेनिफिट मिले। मैं आपको एक सिंपल चीज़ बताऊँ कैसे? अब जैसे मान लीजिए कोई हाउसिंग कोऑपरेटिव सोसाइटी है, उसने क्या किया बेटा जिम बनाया। अब जिम में क्या होता है, अगर हर एक मेंबर अपने घर पे सामान खरीद के लाएँगे तो उनको महँगा पड़ेगा। अब सबसे थोड़ा-थोड़ा पैसा लिया जाता है और जितना भी मान लो 20 लाख इकट्ठे हो गए, तो 20 लाख के जो है मशीन ले आके और एक रूम बड़ा-सा तैयार किया जाएगा जो कि कोऑपरेटिव सोसाइटी का ही होगा और उसी में क्या करेंगे, पूरा मशीन ऑर्गेनाइज़ कर देंगे और एक कोच रख देंगे 15,000 10,000 रुपए मंथली में। वो आके अपना 2 घंटे या 3 घंटे शाम को और 2-3 3-4 घंटे सुबह आके अपना कोचिंग दे दिया करेगा। तो ऐसा हो जाता है और जितने भी कोऑपरेटिव सोसाइटी के मेंबर हैं, उनके बच्चे आके अपना उनका टाइमिंग बता दिया जाएगा कि 2 घंटे 3 घंटे जब तक भी आपको जिम करना है, वो अपना टाइमिंग मेंशन कर देंगे। उस हिसाब से सिर्फ़ कोऑपरेटिव सोसाइटी के जो मेंबर हैं, उन्हीं के बच्चे आएँगे, अपना जिम करेंगे। उनके मदर, फादर जो भी जिसको भी जिम करना है या फिर उनके कोई रिलेटिव अगर आके रुक रहे हैं या फ्रेंड्स हैं, जो कि उन्हीं के घर में आके 4-5 दिन से डेरा डंडा जमाए हुए हैं, तो फिर वो भी उस जिम का एन्जॉय कर सकते हैं। या फिर उनके मान लो कोई टीचर्स हैं, पढ़ा रहे हैं उनको, तो उनको भी ये बेनिफिट है बेटा। तो कई सोसाइटीज़ में ऐसा भी होता है कि स्टूडेंट जो है अपने टीचर्स को भी वॉलंटरी रख सकता है। तो पता लगा टीचर भी मेरे जैसे गए, थोड़ा-सा जिम-विम बनाया, खींचा। मतलब मैं वैसे एग्ज़ाम्पल दे रहा हूँ लाइट वे में। तो ऐसे आप कर सकते हो। ये डिपेंड करता है कि सोसाइटी का वहाँ का मोटो क्या है, किस तरह से उन्होंने रखा हुआ है फैसिलिटी। कई बार प्रिविलेज दिया जाता है सोसाइटी में कि जो है आपके मदर-फादर या फिर मान लो दादा-दादी आए, तो उनके लिए भी कुछ व्यवस्था होती है भाई घूमने के लिए अलग से बना दिया, वो पगडंडी होती है ना, तो वो बना दिया, घास बिठा बना बढ़िया से वो कर रखा है। तो ये सारी सुविधाएँ होती हैं, बच्चों को खेलने के लिए झूला-वूला बना दिया, ये सारी सुविधाएँ हैं। यहाँ पे तो ये होता है ना कि हमारे अगर कोऑपरेटिव सोसाइटी नहीं है, तो नजफगढ़ में झूला बना के देख लेना अगले दिन ना उड़ गया तो। ग्राउंड में लगा दो वहाँ पे भी खतरा रहता है, नट बोल्ट तक नहीं छोड़ते। तो ये बहुत खतरनाक काम हो जाता है। वहाँ पे क्या है आप सेफ्टी मेजर्स ले सकते हो क्योंकि विद इन द सोसाइटी रहता है ये सब। यहाँ तो ओपन हो जाता है, तो ये गवर्नमेंट की ज़िम्मेवारी हो जाती है। आ गया सबको समझ में? किसी बच्चे को डाउट है यहाँ तक? सर हाँ। सर तो इसमें कोऑपरेटिव सोसाइटी को प्रॉफिट क्या होता होगा? वही तो बेटा प्रॉफिट के लिए नहीं है, सर्विस के लिए है। पूरी कहानी की थीम तो यही है कि ये सर्विस के लिए होती है, इसका मोटिव ज़्यादा कमाना नहीं है। इसका मोटिव होता है जितना पैसा आ रहा है वो लगा दो, थोड़ा बहुत बचा लो। तो ये क्या करते हैं मैं आपको बताऊँ आपने पूछ ही लिया तो, ये क्या करते हैं बेटा जैसे 25% ना ये अपना रिज़र्व फंड में जमा कर देते हैं। मान लो कि कोऑपरेटिव सोसाइटी को 50 लाख का 1 साल में फ़ायदा हुआ, तो 50 लाख का 12.5 लाख हुआ ना 25%, ठीक है? तो आप देखो 12,50,000 जो है अपना रिजर्व में रख देंगे। कल को अब मान लो आने वाले सालों में कभी अगर ये नुकसान हुआ, तो इसी पैसे में से लगाएँगे आगे।
या अगर नुकसान नहीं भी होता है तो इसी पैसे का इस्तेमाल करेंगे और चीजों को अच्छा करने में, बढ़ाने में। इसीलिए आप देखना कोऑपरेटिव सोसाइटी में अंदर जब जाओगी ना गेट के अंदर, तो ज्यादा पैसा नहीं लगता, लेकिन इतनी सारी सुविधाएं होती हैं कि आपको खुद ही फील होगा कि चलो ये लोग आपस में मिलके करते हैं, तो इसीलिए नुकसान कम होता है। अब देखो कोऑपरेटिव सोसाइटी में एक दो जगह मैं देखता हूँ, उसमें क्या है, जैसे वो लोग क्या अपना प्लम्बर रख लेते हैं, तो प्लम्बर जो है लाइफ टाइम का है। उनके घर में कोई टूट फूट होती है ना, तो उन्हीं का वही वाला प्लम्बर रहता है जो सोसाइटी ने रखा हुआ है, तो वो हायर करके रख लेते हैं, उसको महीने का तनख्वाह देते हैं और वहीं पे वो सोना उठना बैठना, वही उनको एक रूम दे दिया जाता है। अब जब भी कोई दिक्कत होगी तो वो मान लो सोसाइटी में 800 घर है, तो सबका एक साथ तो खराब होगा नहीं। मान लो किसी का टूटी टूट गई या किसी के पानी की प्रॉब्लम आ रही है, तो उसको फोन कर देते हैं और गेट पे, तो गेट वाला उसको भेज देता है और वो आके फ्री ऑफ कॉस्ट करके जाते हैं, वो चार्ज नहीं लेते। और हमारे घरों में अगर कोई चीज खराब हो जाती है, छोटी मोटी, आपको तो पता ही है, टूटी भी खराब हो जाती है, तो प्लम्बर आता है तो सीधा 800-900 की बिल बनाता है, और तोड़ता दीवार अलग है और अलग से मिस्त्री बुलाना पड़ता है उसको सही करने के लिए। वहां पे सारी सुविधाएं हैं, आप अपना घर तोड़ फोड़ जो भी मचानी है मचाते रहो, फ्री में करके जाएगा वो। ये फायदा है। आ गया समझ में? आपको अलग से पैसा देने की जरूरत नहीं, सारा पैसा एक ही यस बार सर। कर दो, सारी सुविधाएं मिल जाएंगी। तो इसीलिए तो बेटा ये सर्विस मोटिव है, क्योंकि यहाँ पे कमाने के उद्देश्य से नहीं काम कर रहे हैं, सर्विस के उद्देश्य से काम चल रहा है। तो यही थी हमारी आज की क्लास। एक और चीज मैं बता दूं, इसमें ऐड कर दूं, वो है वन मैन वोट। वन मैन वोट क्या है, सिक्स, मैं ऐसे बता देता हूँ। वन मैन वोट में क्या होता है कि सारा का सारा जो वोट है एक ही आदमी देता है, और मतलब एक आदमी के पास एक वोट होता है, तो इससे बेईमानी नहीं होती है। अगर किसी मेंबर ने कम पैसे लगाए हैं तब भी कोई टेंशन नहीं है, सबको एक बराबर यहाँ पे वैल्यू की जाती है। तो आई होप आपको समझ में आ गए होंगे फीचर्स। एनी डाउट? नो सर। तो यही था बेटा आज की क्लास में। अब किसी बच्चे को कुछ भी पूछना हो कोऑपरेटिव सोसाइटी से रिलेटेड, तो दे कैन आस्क मी, दे आर फ्री टू आस्क। तो आज का हमारा यही टॉपिक था जो कि ओवर होता है, ठीक है। मैं इसके नोट्स भेज दूंगा आपको, आप इसको एक बार सर और। एक बार लीगल स्टेटस बता दो। हाँ देखो, कोऑपरेटिव सोसाइटी में हम डिस्कस कर रहे थे लीगल स्टेटस। इसका एक फीचर है बेटा लीगल स्टेटस, जिसमें ये बोला है कि कोऑपरेटिव सोसाइटी का अपना खुद का एक स्टेटस है। लीगल स्टेटस का मतलब है अपने नाम से जमीन खरीदना, अपने नाम से सारी एक्टिविटी परफॉर्म करना। कोई भी मेंबर आएगा जाएगा, इससे बिजनेस को कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये कोऑपरेटिव सोसाइटी के पास अपनी खुद की पावर होती है कि अपने नाम से जमीन खरीद सके, अपने नाम से डिसीजन ले सके, और कभी भी कोई भी काम होगा तो इसी के नाम से चलेगा। किसी को इससे कोई शिकायत होगी तो कोऑपरेटिव सोसाइटी के नाम से कंप्लेन जाएगी। मेंबर आए जाए इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कोऑपरेटिव सोसाइटी, और लंबे समय के लिए चलती रहेगी, लाइफ टाइम। आ गया समझ में? यस सर। और किसी बच्चे को कोई डाउट? तो बस यही था बेटा। कोऑपरेटिव सोसाइटी जो क्या है, एक वॉलंटरी एसोसिएशन ऑफ पीपल, जिसमें लोग अपने फायदे के लिए, हित के लिए काम करते हैं और साथ में मिलके ज्वाइन करते हैं। और इसके लिए रजिस्ट्रेशन कराना जरूरी है। नंबर ऑफ कम से कम 10 लोग होने चाहिए, ज्यादा से ज्यादा कितने भी हो सकते हैं। फीस जो है इकोनॉमिकल रहती है। सोसाइटी के आपस में मदद करने के लिए बेसिकली इसको खोला किया जाता है, और एक ही तरह के ग्रुप के लोग जो होते हैं वही इसमें बिलोंग करते हैं। तो यही है इसकी खास बात। और इसका सर्टिफिकेशन जो है रजिस्ट्रार प्रोवाइड कराता है, और जिन लोगों ने इस तरह के बिजनेस को, मतलब कोऑपरेटिव सोसाइटी को स्टार्ट किया होता है, वो लोग जो है प्रोमोटर कहलाते हैं। और इसका जो मोटो है, ईच फॉर ऑल एंड ऑल फॉर ईच, ये याद रखना। मोटो से ही आपको पूरा डेफिनेशन क्लियर हो जाएगी कि सेल्फ हेल्प थ्रू म्यूचुअल हेल्प, आपस में अपनी मदद करो दूसरे की मदद करके। तो जब आप सारे मेंबर एक दूसरे की मदद करोगे तो अपनी भी मदद हो जाएगी, और यही इसका मोटो है, ठीक है। तो यही है कोऑपरेटिव सोसाइटी को बेसिकली खोलने का ऑब्जेक्टिव ही बेटा यही था कि आपस में अपनी मदद करो, दूसरे के भरोसे मत रहो। सरकार तो अपना काम करती ही है, हम इसके एडवांटेज में, बड़ा इंटरेस्टिंग होने वाला है कि इसका एडवांटेज भी आप देखोगे। सरकार जो है ना कोऑपरेटिव सोसाइटी की बड़ी मदद करती है, पता है क्यों? वोट लेने के लिए। उनको पता है कि कोऑपरेटिव सोसाइटी की मदद करेंगे तभी तो जाके वहां पूरा का पूरा कोऑपरेटिव सोसाइटी मदद करने के लिए जितने मेंबर हैं सब नेताओं को वोट देने लग जाते हैं। तो इसीलिए आप देखना कोऑपरेटिव सोसाइटी में जो बिल्डिंग्स होती है ना बेटा, बिल्डिंग्स अच्छे से मेंटेन रहती हैं। चारों तरफ आप देखना बाउंड्री बना के रखते हैं, और जो है एमपी ओमपी वहां विजिट करते रहते हैं हर महीने या तो ये बहुत ज्यादा ऑर्गेनाइज्ड होता है, ठीक है। और किसी को कोई क्वेश्चन पूछना है तो रेज करके पूछ सकते हो हैंड्स, कोई भी क्वेश्चन।
कमेंट करके पूछ सकते हो। मैं वेट कर रहा हूँ, अगर किसी को पूछना है तो दे कैन रेज देयर हैंड्स। अगर हैंड्स रेज करोगे मैं वेट कर रहा हूँ बेटा, नहीं तो क्लास ओवर करेंगे। ठीक है, किसी भी बच्चे ने हैंड्स। सर मुझे अकाउंटिंग से रिलेटेड कुछ कहना है। हाँ बोलो। सर मुझे बैलेंस शीट समझ में नहीं आ रही कि कौन सी चीज कहाँ पे। एक मिनट मैं इसको एक बार रिकॉर्डिंग बंद